भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। खुद नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के ना रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पाप पे पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के ना रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर को मुंह खोला करना। खुश नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के ना रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया न जला देना। मरहम पट्टी ना लगा सको तो खार नमक ना लगा देना। घर किसी का बसा सको तो झोपड़िया न जला देना। मरहम पट्टी ना कर सको तो खार नमक ना लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के ना रहना।
नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक, आप तमाम कदमवा पंचायत सहित संपूर्ण भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जिस तरह से मेरा फेसबुक लाइव प्रोग्राम से आप लोग जुड़ रहे हैं और अपना स्नेह दे रहे हैं, जिससे मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं समय निकालकर सामाजिक मुद्दा पर गहन अध्ययन, मनन, चिंतन और ईमानदार सोच विचार कर तथ्य आपके सामने रखूं, जो ना तो जाति, धर्म, संप्रदाय से जुड़ा हो और ना किसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हो। बस मेरा मंतव्य और वक्तव्य केवल और केवल समाज ही और इंसानियत को बचाने बढ़ाने में काम आए, यही मेरा और हम तीनों भाइयों का सोच एवं लक्ष्य है। बीते दिनों मैं किसान मुद्दा और कृषि अधिनियम के 3 संशोधन पर बड़ी ही सरल भाषा में, ताकि लोगों को समझने में दिक्कत न आए, पोस्ट किया था। मैं इस पोस्ट पर काफी प्यार पाया, लोगों का समर्थन मिला, फोन भी आया, मेरा हौसला भी बढ़ाए, परंतु केवल और केवल एक कमेंट भेटर अतरजीत सिंह से बुलशिट आया। मुझे ये गम नहीं है कि ये मेरे लिए सदमा है या मेरी नाकामी है, और ना तो मेरी घबराहट है। मैं तो आलोचना को पॉजिटिव वे में लेता हूँ, ताकि भविष्य में वाकई हमसे गलती हो रही तो उसको सुधार सकूं, जिससे आगे मेरी गलती ना हो। तब मैं अपना मोबाइल नंबर उस पोस्ट पे डाला और अतरजीत सिंह से आग्रह किया कि आप बात करें और अपना जो भी शंका है दूर करें, परंतु उन्होंने बात नहीं किया। मेरा दावा है कि उस पोस्ट को वो बिना पढ़े ही, थोड़ा सा पढ़ करके ही वो कमेंट दे दिए। यदि मेरा विश्वास है कि पूरा कमेंट, पूरा मेरा फेसबुक पोस्ट पढ़ते तो ऐसा वो कभी भी कमेंट नहीं करते। उस पोस्ट में मैं सरकार की प्रशंसा भी किया हूँ, किसान की समस्या का उल्लेख भी किया हूँ। सरकार का किसान के प्रति उदासीन एवं कॉर्पोरेट जगत के प्रति उदारपूर्ण रवैया और नीति का विश्लेषण भी किया हूँ। पूरा पोस्ट में किसान एवं देश हित में सरकार का कदम उठाने के उपायों का व्याख्या किया हूँ। 3 कृषि संशोधन से उत्पन्न किसानों को मन की शंका का पुरजोर व्याख्या कर, गहन व्याख्या कर किसानों के शंका को जायज ठहराया हूँ। सरकार का पूरा पोस्ट में 90% निंदा है, परंतु जो सच्चाई है कि सरकार का सोच किसानों के भलाई के लिए जो कदम 70 साल तक कोई नहीं उठाया, यदि वर्तमान सरकार की है तो अपनी प्रशंसा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। फिर भी इस पोस्ट में निंदा 90% और प्रशंसा मात्र 10% को भी भाई अतरजीत सिंह को लगता है कि मैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जाकर भावना तैसी जाकर जैसी सोच। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप सबों को धन्यवाद करता हूँ और मैं आज का टॉपिक शीर्षक पे चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, सच्चाई है कि आधुनिक समाज में जहाँ सामाजिक व्यवहार, आचार विचार एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, जहाँ दिन रात कुछ न कुछ समस्या, दुर्घटना होती रहती है, जो कि सामाजिक संस्कृति की कमजोरी, दुर्बलता को प्रदर्शित करती है और कर रही है। ये सब घटनाएं भारतीय संस्कृति पर भी आघात करती है। आए दिन बलात्कार, डकैती, अपहरण, हत्या, लूट की वारदात से सामाजिक संस्कृति पर सवालिया निशान के साथ साथ प्रशासनिक कार्यकलाप
और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता है। गांव समाज में भय का माहौल उत्पन्न होता है, लोगों के मनोबल और कार्यदक्षता का दर गिरता रहता है। यही सब देखते हुए मैंने गहन अध्ययन और चिंतन किया और फिर पाया कि हम सब लोग जो एक तरफ समाज में हो रही सामाजिक संस्कृति का दोहन पर चिंता व्यक्त करते हैं, सरकार से उनके सुधार के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराते हैं, प्रशासन को समुचित कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं और हर क्षेत्र में अपराध को रोकने के लिए प्रशासन कदम भी उठाती है, परंतु एक बड़ा तबका वर्ग या संख्या हम कह सकते हैं जो कि इन सारी प्रक्रियाओं से महरूम रहती है। लोग जानकर भी अनजान रहते हैं या कोई आगे नहीं आना चाहता है, क्योंकि इस तरह की लड़ाई में लोग एक तरफ काफी ताकतवर शख्स या कंपनी एवं कमजोर व्यक्ति के बीच होती है, मालिक और इम्प्लाई के बीच होती है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारा देश की कुल आबादी का लगभग 80% पॉपुलेशन कहीं न कहीं कार्यस्थल से जुड़े होते हैं, और मैं ये कहूँ कि अपने जीवन का अनमोल समय ज्यादा समय अपने कार्यस्थल पर गुजारते हैं, तो अतिशयोक्ति न हो। आप सामान्य गणना कीजिएगा तो फलस्वरूप आपके सामने ये परिणाम निकल के आएंगे। कुल गणना आप लीजिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, औसत आदमी नींद लेता है 8 घंटे, शेष रह गए 16 घंटे। दैनिक कार्यकलाप, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, नित्य क्रिया इत्यादि के लिए आप 2 घंटे निकालिए, शेष रह गए 14 घंटे, 14 आवर्स। कार्यस्थल पर आने जाने का समय, कोई किसी का ऑफिस दूर है, किसी का नजदीक है, लेकिन औसत यदि हम निकालेंगे तो लगभग 3 घंटे तो लगता ही है। तो अब शेष रह गए 11 आवर्स। बीमार, अवकाश, देश विदेश यात्रा, नाते रिश्तेदार के यहाँ आना जाना, पारिवारिक समस्या, आवश्यकता के लिए घर से बाहर दूर रहना, ये सब तीनों चीजों में कॉमन है। मतलब सामाजिक और कार्यस्थल और अपने पारिवारिक, ये कॉमन चीजें हैं। ये 2 घंटे यदि हम मान ले तो शेष बचता है केवल 1 घंटा, 9 घंटे। और उसमें यदि मॉर्निंग वॉक, सामाजिक लोगों से मिलना जुलना 1 घंटे निकाल देते हैं, तो कार्यस्थल पर अनिवार्य समय हम जो देते हैं कम से कम, जो मिनिमम समय जो बता रहा हूँ वो 8 घंटे है। और ये मिनिमम होते हुए भी सबसे ज्यादा समय जो हम व्यतीत करते हैं अपने कार्यस्थल पर व्यतीत करते हैं। वैसे तो समय कैलकुलेशन में बहुत सारी अन्य तथ्य भी शामिल है, चूंकि वो सारी तथ्य सामाजिक, पारिवारिक और कार्यस्थल तीनों को ही प्रभावित करने वाला समय होता है। अतः मोटे तौर पर यही गणना प्रभावी है। और साथियों, इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम सब का अधिकांश समय कार्यस्थल पर व्यतीत होता है। सामाजिक लोगों, पारिवारिक लोगों के तुलना में सबसे ज्यादा हम अपने सहकर्मी के साथ समय व्यतीत करते हैं। यानी हमारा कार्यस्थल की संस्कृति अच्छा होगा तो परिणाम बेहतर होंगे, जन समुदाय का जीवन बेहतर होगा, माहौल अच्छा होगा तो कार्य क्षमता ज्यादा होगी, खुशनुमा माहौल में जीवन जीने से जीवन की उत्सुकता होगी। जिस भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उसके कार्य कुशलता के साथ कार्यशैली, दक्षता, कैपेसिटी बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप कर्मियों को व्यक्तिगत एवं कंपनी, संस्था या फर्म्स को लाभ मिलेगा और कार्यस्थल की संस्कृति से देश की अर्थव्यवस्था भी एवं जीडीपी भी अहम रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उद्योग धंधे हो, कृषि, व्यापार, सारे लोग
कार्यस्थल से जुड़े होते हैं। अतः कार्यस्थल पर माहौल अच्छा होना अति आवश्यक है। आधुनिक युग में केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व की आबादी में महिला और पुरुष हर क्षेत्र में शामिल है, जहां रात दिन या लिंग भेद के बिना ही कार्य में अपनी कर्तव्य को निभाते हैं। जहां कार्यस्थल पर पुरुष महिला की भागीदारी समान होती है, वहां तो संस्कृति का सुदृढ़ और विश्वसनीय माहौल होना बिल्कुल ही अनिवार्य होना चाहिए। वहां पर किसी की माँ, बहू, पत्नी, बेटी कार्य करती है और उनका दैनिक जीवन का अभिन्न समय और महत्वपूर्ण समय सहकर्मियों के साथ ही गुजरता है। उसी समय के दरमियान अपना जन्मदिन, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मैरिज एनिवर्सरी जैसे महत्वपूर्ण खुशी के दिन आते हैं और सब लोग इस प्रकार के अवसर पर अपनी खुशियों का इजहार सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अधिकांश ऑर्गेनाइजेशन में इसकी इजाजत भी होती है और व्यवस्था भी होती है, परंतु कई जगहों पर माहौल सही नहीं होने के कारण इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है और ऐसी परिस्थिति में लोग मन व दिल से कुंठित हो जाते हैं। जो खेत में कार्य करते हैं वहां भी वो कार्यस्थल ही है। मकान बनाते समय पूरा टीम आर्किटेक्चर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन और मजदूर एक जगह पर काम पूरा होने तक साथ रहते हैं। वह अभी कार्यस्थल में ही आते हैं। कार्यस्थल की कारगुजारियों पर बहुत दिन पहले खुफिया रिपोर्टर तहलका के डायरेक्टर तरुण तेजपाल एक बहुत बड़ा खुलासा किए थे। हालांकि वो बाद में खुद ही सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जेल चले गए, लेकिन उन्होंने खुलासा करके तहलका मचा दिया था जब फिल्मों में आने वाले इच्छुक युवा युवतियों के साथ सीनियर और फिल्मी जगत में मशहूर तथा स्थापित प्रोड्यूसर डायरेक्टर के द्वारा नाजायज मांग कास्टिंग काउच के रूप में सामने आया था, जिसमें खुद मशहूर गायक सोनू निगम के अलावा कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियां मामला दर्ज कराई थी। इसके अलावा कॉर्पोरेट कल्चर के नाम पर बहुत ही कॉर्पोरेट में मेल फीमेल सहकर्मी से नाजायज मांग करते थे। पूरा करने वालों को पदोन्नति और नहीं करने वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और ये सब सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। संभव है कि चूंकि लोग अभी ज्यादा जागरूक एवं खुफिया कैमरे का आविष्कार के कारण ऐसे विकृत मानसिकता रखने वाले लोगों की मन से डर भय का माहौल, खौफ ज्यादा हो गया है। फिर भी कुछ दुष्टों की खबर आए दिन अखबार वाले पन्नों में, समाचार न्यूज चैनलों पर पढ़ने और सुनने को मिलता ही रहता है। कुछ जगहों पर बिना ही किसी वजह के आपस में बात करते लोग तफरीह लेते हुए किसी का नाम किसी के साथ जोड़ देते हैं और मजाक उड़ाते हैं। छोटी सी मजाक मस्ती कभी कभार किसी के जिंदगी पर भारी पड़ जाता है और उसका खमियाजा कुछ लोग अपनी जान देकर चुकाते हैं और पूरा परिवार बिखर जाता है। अतः मेरा मानना है कि आप जहां भी रहें, जिस ओहदा पर भी रहें, आप अपना पद का, पोजीशन का खुद लाभ उठाने के बजाय अपने कलीग का ख्याल रखेंगे तो खुद के लिए और उनके लिए भी लाभदायक साबित होगा। आपका किया हुआ कार्य और कर्म पुण्य के रूप में रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। और यदि आप सबसे निचले पैदान पर हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, तो ये आपकी भूल है। आप तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो भी कर्मचारी आपके कोई काम दे तो सहज और सरल स्वभाव से कीजिए। मेरा दावा है कि लोगों की सोच, आपके सहकर्मियों का सोच आपके प्रति भरपूर प्यार, स्नेह, मोहब्बत के रूप में मिलेगा। आप जहां भी रहे, जिस पद पे रहे, आपका एक अलग पहचान होना चाहिए। लोग आपके मान
एवं सम्मान को याद रखें और जहां तक संभव है वहां तक आप कोशिश कीजिए, आपका पहचान लोगों के दिल में जरूर उतरेगा। जहां तक मेरा सवाल है तो गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं जहां भी रहा अपना अलग पहचान रखा। बेसिक और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद मेरा नियुक्ति भारत के युद्धपोतवाहक जहाज INS विराट मुंबई में हुआ, जहां पर INS विराट के समाचार पत्र में पाठकों का पन्ना होता था जो रोज सेलिंग के दरमियान निकलता था। मेरी रोज एक कविता और कहानी पाठकों के पन्ना में 1997 से 1999 के बीच कमान अधिकारी और शिक्षा अधिकारी कमांडर BS बबेले सर का काफी प्रिय बनकर रहा और अलग पहचान रखा। फिर पनडुब्बी ज्वाइन किया, वहां परिस्थितियां थोड़ी कठिन थी, परंतु मेरा वसूल है कि या तो परिस्थिति को बदल दो या परिस्थिति को अपने अनुसार चलने पर विवश कर दो, और वैसा ही रहा। फिर सेवानिवृत्त होने के बाद मुंबई में नौसैनिकों के आवास के देखरेख वाली कार्यस्थल में नियुक्त हुआ। वहां भी दो बार कैश अवार्ड एवं प्रशंसा पत्र काम के बदौलत हासिल किया, जो फेसबुक पोस्ट पर मिल जाएगा। वहां भी अपने साथ काम करने वाले मजदूर वर्ग के लिए हमेशा आर्थिक मदद बिना सूद ब्याज के करता था और अभी भी करता हूँ। हर समय 10 से 15 व्यक्ति 1000 से 20,000 तक का मदद की राशि किसी न किसी के पास रहता है। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी की प्रतिष्ठा का सवाल भी हो सकता है, परंतु मुझे आशा है कि वो लोग खुद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे तो स्वागत है। जिस प्रकार गांधी मैदान मोतिहारी ग्रुप के छात्र खुद अपने कमेंट से आभार व्यक्त करते हैं, मैं चाहता हूं कि उस प्रकार लोग खुद सामने आए तो स्वागत है। दोस्तों, आज भी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ खुद का विशेष स्थान है। अपने बॉस के ऊपर के अधिकारी की भी मेरे ऊपर विशेष स्थान है, तो मैं अपने कलीग एवं मजदूर वर्ग में भी अलग पहचान रखता हूँ। मेरा हमेशा अपने से जूनियर सहकर्मी का जितना भी संभव हो सकता है तन मन और कभी कभार धन से भी मदद करता हूँ। अभी हाल ही की बात है, लॉकडाउन पीरियड में बहुत से कर्मियों को रेंट और राशन वालों को देने के लिए रुपया नहीं था। मैं खुद आर्थिक तंगी में था। मैं SBI से 85,000 लोन लिया और अपने ग्रुप में, जो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ उसमें एक ग्रुप है, उस ग्रुप में पोस्ट डाला कि जिस भी मजदूर वर्ग के भाई को या कैशियर हैं उन भाई को यदि 5,000 तक के रुपए की जरूरत है तो मुझसे संपर्क करें। मैं उनके खाते में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। और मुझे खुशी है कि कुछ भाई, कुछ सहकर्मी को जरूरत पड़ी और मैं उनका मदद किया। यहाँ भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु यदि वो खुद कमेंट में बॉक्स में डाले अपना नाम तो स्वागत है। अंत में मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ, अपनी कार्यस्थल को मंदिर समझते हुए और कर्मियों को भगवान का बंदा समझते हुए आप स्वच्छ सोच और संबंध रखें, क्योंकि कबीर जी का एक दोहा है, कबीरा जन्मा संसार में, कबीरा जन्मा संसार में, जगह से तुम रो ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। अर्थात मैं यह कहना चाहूंगा कि जब किसी का जन्म होता है
तो बच्चा रोता हुआ संसार में आता है और घर आए मेहमान आपके जन्म के अवसर पर खुशी में हंसते हैं। इसलिए कवि दास जी लिखते हैं कि हे मानो आप ऐसा लोगों के दिल में बस जाए, आप ऐसा काम करें समाज में कि आपका सूरज सबके दिल में बसे, और जब तुम इस संसार से विदा हो तो सारी दुनिया तुम्हारे गुणगान करे और आंसू बहाने, और इसी में जीवन की सार्थकता है। यानी जब तुम संसार से विदा हो तो लोग तुम्हारे लिए गुणगान करे और खुद आंसू बहाए। इसी को है कि ऐसी करनी कर चले तुम हंसे जग रोए, मतलब तुम्हारे प्यार पाने के लिए, तुम्हारा दर्शन करने के लिए लोग तुम्हारा लिए आंसू बहाए। तो आज इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबों से अगले रविवार तक के लिए फेसबुक लाइव से विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।